after the discussion of the exemption under section 54D, now the next exemption is under section 54EC. This is regarding the capital gain on transfer of long-term capital asset, being land or building or both, and subsequent investment in certain bonds. देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होगी, या तो लैंड होगी या बिल्डिंग हुई, ये दोनों होंगे, और जो कैपिटल गेन होगा उसको फर्दर गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड बॉन्ड्स होंगे उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिर्फ बॉन्ड्स लिखा है, लेकिन जब भी गवर्नमेंट को इकोनॉमी में जो भी उसका प्रायोरिटी सेक्टर होता है कि मुझे इसको डेवलप करना है, तो वहां उसको फाइनेंस की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट फाइनेंस कहां से रेज करे, इसलिए वो क्या करती है कि जो बॉन्ड्स इशू करती है वो प्रायोरिटी सेक्टर, तो इसलिए जो बॉन्ड्स हैं जो इशू किए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करती है वो जनरली प्रायोरिटी सेक्टर में आता है गवर्नमेंट के, इसलिए गवर्नमेंट को पैसा रेज करना होता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? दिस सेक्शन एम्स एट प्रोवाइडिंग एन इम्पेटस टू इन्वेस्टमेंट इन प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो मैंने अभी आपसे बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए कि पहले जो था वो रोड्स के लिए पैसा चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉन्ड आ जाते थे। उसके बाद अगर आईटी के लिए चाहिए तो आईटी से रिलेटेड बॉन्ड्स होंगे। अब आजकल जो है हमारे पास जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो क्या है, जैसे मान लो मेन रोड, जैसे नेशनल हाईवे के जो 4 लेन 8 लेन 6 लेन जो है वो, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, या ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिफिकेशन करना, तो ये आजकल जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में आ रहे हैं। अगर ये दो प्रायोरिटी सेक्टर्स में है तो लेट अस सी कि क्या है। तो हमने इसको क्वेश्चन और आंसर में डिवाइड कर दिया। सो असेसी कवर्ड, हमने कहा ऑल असेसीज आर कवर्ड। इसमें ऐसा नहीं है इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, मतलब जो भी एसएससी है ऑल आर टू बी कवर्ड। एग्जम्पशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसेट, यानी कि ओरिजिनल एसेट किसको वो बेचेगा, किसको ट्रांसफर करेगा, जिसके बदले में उसको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54EC की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल बीइंग, जैसे या तो लैंड हो या बिल्डिंग हो या दोनों, ठीक है जी। तो यहां पे लैंड और है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड हो बिल्डिंग हो या दोनों हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो। हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर लैंड है आपके पास, बिल्डिंग, तो वो किसके अंदर कवर होता है? 24 मंथ, 2 साल तक। ओके, सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एग्जम्पशंस? क्वेश्चन मार्क है। तो कैपिटल गेन्स आर इन्वेस्टेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई जो चेंज आई अभी, क्योंकि अभी तक हमने 54 से लेकर के 54D तक जो डिस्कस किया था उसमें कभी हम देख रहे थे 3 साल, कभी बोल रहे थे 2 साल, 1 साल पहले 2 साल बाद, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे आपको जिस डेट को आप ट्रांसफर करेंगे उस डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट कहां करेंगे? देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द बॉन्ड्स इशूड बाय, लो जी, किसके इशू? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जितने भी ये मेन रोड्स हैं, 4 लेन्स हैं, हाईवेज हैं, वो सारे किसके अंडर आते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गांव के जो रोड जो है वो नाबार्ड के अंडर आते हैं, ठीक है जी। स्टेट हाईवे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं ये किए जा रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसका काम है ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिफिकेशन करना, उसके लिए कॉर्पोरेशन बनी है, और कॉर्पोरेशन को भी पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा कैसे रेज करेगी? वो भी एक बॉन्ड्स इश्यू करेगी। जब बॉन्ड्स इश्यू करेगी तो आप उस बॉन्ड को खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो इसके पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो इकोनॉमी में हाईवेज बनेंगे और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और ऐसा बॉन्ड है नोटिफाई करती, इसलिए क्या होता है कि हर साल जो है ना ये बॉन्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर में चेंज होते रहते हैं। तो अभी तक आजकल चला हुआ है NHAI और REC, राइट। अच्छा जी, एक्सटेंट ऑफ एग्जम्पशन, एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, द कॉस्ट ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स, कितने के आपने खरीदे, एंड कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जो पुरानी एसेट थी, या तो लैंड बेच करके या बिल्डिंग बेच करके आपको कितना कैपिटल गेन हुआ, इन दोनों में से
विच एवर इज लेस होगा उस वहां तक आपको क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 50 लाख, ये चेंज हुआ है ड्यूरिंग द करंट एंड सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 50 लाख से ऊपर जो है वो अब इसमें सीलिंग लग गई है 50 लाख की। ओके, लॉक इन पीरियड कितना है जी, 5 इयर्स, यानी कि अगर आपने एक बार ये बॉन्ड परचेज कर लिए तो 5 साल तक आप इनको रिडीम नहीं कर पाओगे। और जैसा एज यूजुअल हमने 54 में भी डिस्कस किया था, when bonds are sold within 5 years from the date of purchase, the exemption under section 54 EC is withdrawn and the amount of exemption will be reduced from the cost of the asset। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपए आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, 600 रुपए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 400 आपका कैपिटल गेन है, और 400 में से 400 अब आपने इन्वेस्ट भी 400 कर दिए तो आपके पास हो गया नील। लेकिन मान लीजिए कि 5 साल के अंदर आपने उनको सेल कर दिया। अब अगर उसको सेल कर दिया तो मान लीजिए कि आपने उसको 700 रुपीज में सेल कर दिया, तो क्या होगा कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अब आप इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपने कितने की यूज की, आपने 400 के खरीदे थे। ठीक है जी। तो 400 में से जो अमाउंट आपका वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा इफ द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एग्जम्पशन। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया जी, 4, यहाँ पे इनर कॉलम में आएगा, ये इनर कॉलम में 400, इसमें से क्या कर दिया जाएगा, जो आपकी एग्जम्पशन विड्रॉ की जाएगी वो माइनस कर दी जाएगी। तो विड्रॉ भी कितने की करी, 400 की, तो यहां कितना हो गया, नील हो गया। तो अब आपके पास कैपिटल गेन जिसके ऊपर टैक्स लगेगा 700, अदरवाइज किसके ऊपर लगता, 300 पे लगता, लेकिन 400 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करके जो अमाउंट आएगा वो इसमें से लेस कर दिया जाएगा, जो हमने आपको 54 में भी डिस्कस किया था। सो इट मीन्स एग्जम्पशन विड्रॉन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज अ न्यू एसेट ट्रांसफर्ड ऑन और कन्वर्टेड इनटू मनी। देखो एक और बात बता दूं, या तो आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे या उसको, मान लीजिए कि आपने बॉन्ड जो है बैंक के पास गिरवी रख दिया और उसके अगेंस्ट ले लिया लोन, तो भी आपकी एग्जम्पशन विड्रॉन मानी जाएगी। इसलिए इफ दिस इज कन्वर्टेड इनटू मनी और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, तो आपकी जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ कर ली जाएगी। राइट। तो ये हमारा एक सेक्शन 54 EC, इसमें आपने सिर्फ एक लॉजिक अपने माइंड में रखना है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। चलिए आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। सो 54EC के अंदर, जॉय सोल्ड लैंड इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फॉर ₹60 lakhs. It was purchased in financial year 2013-14 for ₹3 lakh. And Joy purchased NHAI bonds for ₹45 lakhs in financial year 2019-20. चलिए जी देखते हैं अब क्या है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आ गई जी, 60 लाख, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये 13 में खरीदे हैं, 19-20 में है बेचे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लैंड है 24 महीने से ज्यादा रखी है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इसकी क्या कर दी जाती है, इंडेक्सिंग की जाती है। तो लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू 30 lakh into CII of that year in which the asset is transferred, that is 289, divided by CII of that year in which the asset is acquired, और वो होगा 1314 का जो CII है वो 220। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 39,40,909 रुपीज। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 20,59,091। अब उसने बॉन्ड कितने के खरीदे, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC और NHAI बॉन्ड प्राइस 45 लाख, तो 45 लाख और 20,59,091 विच एवर इज लेस। तो नेचुरली यहाँ पे 2,059,091 इन दोनों में से जो लेसर फिगर होगी वो एग्जम्प्ट होगी, तो ये एग्जम्प्ट हो गई, इसलिए अब जो मेरा टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अब इन बॉन्ड को अगर वो 5 साल के अंदर जो है, मान लो 5 साल के अंदर क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में जो उसको एग्जम्पशन मिली थी वो क्या बन जाएगी, कैपिटल गेन बन जाएगी। और उसको हम क्या करते हैं, जो अब मान लीजिए कि ये जो बॉन्ड थे 45 लाख रुपीस के, ठीक है जी। अब इनको मान लो हम कि
55 लाख रुपीज में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो लेस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी जी, 45 लाख रुपीज की, ठीक है। तो 45 लाख रुपीज, लेकिन इसमें से जो एग्जम्पशन आपने पहले ले रखी है वो हो जाएगी विड्रॉ। विड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2059091 से माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो यहां पे उसमें से माइनस होगा, और बाकी बन जाएगी लॉन्ग टर्म। वो डिपेंड करेगा कि 2 साल के बाद करी, कब करी, तो ये बन गया मेरा कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक है जी। इसमें दोनों से डिफरेंस करके आप यहां पे फिगर लिख दीजिएगा, और बाकी हमारा इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इसको माइनस करके एग्जामिशन को विड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है जी। ये प्रोसीजर मैंने आपको कहां बताया था जी, सेक्शन 54, इसलिए हमने 54 में टाइम लगाया। मैंने कहा आगे जो है ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होगा, क्योंकि अब आपको ये बातें जो हैं वो क्लियर हो गई। ओके, अब आ जाइए जी, हम चलते हैं सेक्शन 54E की तरफ। सेक्शन 54E क्या कह रहा है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म। पहले क्या था, लैंड था, अब यहां क्या आ गया, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। लेकिन इससे पहले अब हम 54 EC का समरी टेबल में हम इसको डाल देते हैं। तो एसएससी कौन आ गया जी, एनी एसएससी। नेचर ऑफ कैपिटल गेन कौन हो गया जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और एसेट ट्रांसफर कौन सी हुई, लैंड या बिल्डिंग या दोनों, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट किसमें की गई, बॉन्ड्स ऑफ NHAI और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, ये जो बॉन्ड्स उसने खरीदे। टाइम लिमिट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 6 महीने के अंदर अंदर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही तो करना है, टाइम पीरियड ज्यादा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को वेट कर सकता है, इसलिए यहां पे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, लोअर ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड मैक्सिमम 50 lakhs। ये देखो लिमिट आ गई 50 lakhs की। लॉक इन पीरियड कितना है जी, 5 years है। यू नो बेटर अबाउट लॉक इन पीरियड, इसलिए हमने आपको ये वाला जो है बिल्डअप कॉन्फिडेंस के अंदर जो है ये बात डिस्कस करी, ठीक है जी। 54EC की भी समरी हमारी तैयार है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये भी एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ही एग्जम्पशन दी गई थी। तो एसएससी कवर्ड कौन है जी, एनी एसएससी, कोई भी हो। एग्जम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसेट, यानी कि ओरिजिनल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो मर्जी बेचो आप, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, अगर कोई भी है तो ये यहां पे कवर होगा। कंडीशंस क्या होंगी, न्यू एसेट, द एसएससी हैज इन्वेस्टेड होल और पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। अब वो स्पेसिफाइड एसेट कौन सी है, यूनिट्स ऑफ फंड्स as notified by the government issued after 1st April 2000, before 1st April 2019। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो एग्जम्पशन है ये शो पीस रहा, आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसा यूनिट जो है वो इशू नहीं किया है, तो सिर्फ ये पेपर्स में है। नेक्स्ट है, द इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 महीने का टाइम पीरियड है, इसका मतलब कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। The investment in the long-term specified asset during any financial year does not exceed 50 lakh। और यहां पे भी आपकी कंडीशन क्या लग गई, 50 लाख की कंडीशन लग गई, राइट। ओके, तो एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड और ₹50 lakh, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लिमिट है ये 50 लाख की, तो और अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, लिस्ट ऑफ द दीज टू वुड बी एग्जम्प्टेड। लॉक इन पीरियड कितना है जी, 3 years है। और साथ में आपको बोला है अगर इसने 3 साल के अंदर इनको रिडीम कर लिया, ये लोन उसके ऊपर उठा लिया, यानी कि न्यू एसेट ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन 3 years, द एग्जम्पशन विल बी विड्रॉन। फिर भी क्या किया जाएगा, मैंने बताया आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो आपका कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है 54 अपना EC के साथ। तो चलिए जी, अब यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है वो यही है
वो आपको समरी टेबल से हम बात करते हैं, कंपैरिजन भी साथ साथ हो जाता है। देखिए जी 54EE में एसएससी कौन होगा? एनी एसएससी, राइट। नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सेम है, ये भी सेम है। एसेट ट्रांसफर यहां क्या था? लैंड था या बिल्डिंग था, ये बोन, यहां कोई भी एसेट आप बेच लीजिए। और इन्वेस्टमेंट किसमें करिए? यूनिट्स इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2019 ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मैंने बताया आपको कि आज तक नोटिफाइड नहीं। यहां ये बॉन्ड्स थे एनएचआई के, आरईसी के, यहां यूनिट्स हैं, दोनों इकोनॉमी के लिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है। विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब टाइम पीरियड शॉर्ट है, इसका मतलब है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन सेम है, लोअर ऑफ द कैपिटल गेन और द अमाउंट इन्वेस्टेड मैक्सिमम 50 लाख रुपीज, 50 लाख से ज्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पे लॉक इन पीरियड कितना होगा? 3 years, और 3 साल के अंदर अगर आप डिस्पोज ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जो एग्जम्पशन दी गई थी वो कैपिटल क्या बन जाएगी? कैपिटल गेन बन जाएगी, जिसको कि हम जनरली क्या करते हैं जी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते हैं, राइट जी। तो ये हमारा 54EC और 54EE जो है वो डिस्कस कर लिया हमने। अब हम चलते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, और वो कंसेप्ट है 54F, जो कि जनरली एग्जाम में होता है और ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 54F, जो कि एग्जाम में जो है हमेशा एग्जाम में ये वाला पॉइंट होगा ही होगा। तो देखिए जी, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट्स इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस। सर हमने रेजिडेंशियल हाउस तो पहले भी पढ़ा, हाँ, तभी तो मैंने कहा कि स्टूडेंट जो है यहां कंफ्यूज हो जाता है। वहां क्या था? मकान के बदले क्या था? मकान था। यहां जो है ना, ये वाला जो मकान है, ये मकान नहीं होगा, यहां होगा एनी एसेट। एनी एसेट मकान को छोड़ करके, और खरीदेगा क्या? मकान, इसलिए डिफरेंस है। तो इसलिए मैं 54 और 54, तो मैंने कहा कि अगर मकान बेचेगा, मकान खरीदेगा तो 54, अगर कोई और एसेट बेचेगा रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ करके और मकान खरीदेगा तो क्या आएगा? 54F आएगा। तो ये किसके लिए है? ये जनरली है कि जितने भी हमारे इंडियन हैं उन सबके पास अपना घर हो। दैट्स व्हाई द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम्पशन इज टू इनकरेज कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ न्यू हाउसेस। लोग जो है वो नया घर बनाए, नया घर खरीदें, उसके लिए उनको इनकरेजमेंट दी गई है, और इसलिए जो है सेक्शन 54F का जो मेन पर्पस है। एसएससी कवर्ड कौन है? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइड फैमिली है, और कोई नहीं है। एग्जम्पशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसेट? ओरिजिनल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस, मतलब बाकी सारी एसेट्स आ जाएंगी सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ करके। क्यों आएगी? क्योंकि सर रेजिडेंशियल हाउस को बेचेंगे और रेजिडेंशियल हाउस खरीदेंगे तो किसमें कवर हो गया? सेक्शन 54, ठीक है। और अगर तो ये 54 आएगा, और अगर रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ करके कोई और एसेट बेचेंगे तो वो किसमें आएगा? 54F में आएगा। सो व्हाट आर द कंडीशन? कंडीशन वही रहेंगी जो सेक्शन 54 की हैं। रिवीजन फिर कर देता हूं। द assessee should acquire a new asset which should be a residential house। क्या को खरीदेगा नई एसेट? रेजिडेंशियल हाउस। कब खरीदेगा? अगर वो परचेज करता है तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले, 2 साल बाद, और अगर वो कंस्ट्रक्शन करेगा तो 3 साल बाद, डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल बाद। तो कंडीशन क्या होगी? अगर उसने परचेज करना है तो 1 year बिफोर, 2 years आफ्टर, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो 3 year आफ्टर। किससे? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हो गया जी रिवीजन। लेकिन अब मैं आपसे एक और कंडीशन इसके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जब पर्सन जो है वो नया घर खरीद रहा है तो उसके पास पहले अगर कोई घर है तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी? सर हमने तो ये पढ़ा था कि सिर्फ अगर एक घर है आपके पास तो एक घर के ऊपर एग्जम्पशन मिलती है। यस, तो मैं आपको 54F में बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास पुराने टाइम में 0 घर है और अब आपने नया घर खरीद लिया, ये कोई भी एसेट बेचकर नया खरीद लिया, एग्जम्पशन मिलेगी। यस। अच्छा, अगर आपके पास पुराने घर भी एक है और एक और खरीद लिया,
आपके पास कितने होगी? 2, तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, 54F की एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास पुराने 2 घर हैं और अब आपने एक नया खरीद लिया तो आपको नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात पता है क्या हुई? एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट द assessee शुड नॉट हैव मोर देन 1 हाउस। ये चीज जो है, ये तो हमने क्या लिखा? नॉट मोर देन 1 हाउस। तो यहां पे क्या हुआ? यहीं पे लाइन लग गई, नॉट मोर देन 1 हाउस। एक पुराना एक नया खरीद सकता है, एग्जम्पशन मिलेगी। 0 है तो एक और खरीद रहा है तो मिलेगी। लेकिन अगर यहां 2 हो गए और 1 आ गया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बस ये माइंड में आपने, और एग्जामिनेशन हॉल में बस इसका आपने ध्यान रखना है। तभी हमने लिखा है 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सेकंड क्या हो गया कि अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन द स्कीम ऑफ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139। क्योंकि अब टाइम पीरियड ज्यादा है, यहाँ पे 54 वाला है, इसलिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अप्लाई होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये 19-20 आपका प्रीवियस ईयर है, इसमें जो है अब आपकी 31/3/2020 को जो वो ट्रांसफर हो गई, तो आपको किसके अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है? 31/7, ये देखो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, इसके अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स बोलता है डिपॉजिट करो, ये कहता है हमें टाइम पीरियड दिया है। तो दोनों के बीच का जो सोल्यूशन क्या था? यही था कि आप इसमें पैसा जमा करा दो और फिर इससे विड्रॉ करते रहो, विड्रॉ करके उसका यूटिलाइजेशन करो, यूटिलाइजेशन करने के बाद फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा आपकी कि आपने जो है वो यूटिलाइज किया या नहीं किया। अगर यूटिलाइज कर दिया तो ओके, अगर अनयूटिलाइज रह गया तो फिर आपको दोबारा से उसके ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो हमने सेक्शन 54 में भी डिस्कस कर रखा है। अब आता है जी एग्जम्पशन। तो यहां पे जो एग्जम्पशन है वो थोड़ी सा डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगी वो हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए जो यहां पे फार्मूला बता रहा हूं आपको, कैपिटल गेन किसके बराबर होगा? ये यहां पे प्रोपोर्शनेट बेस पे होती है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट। कैपिटल गेन टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट। सर ये समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा, अभी आएगा। तो चलो मैं अब आपको 54 और 54F दोनों की तरफ लेके चलता हूं, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। राइट, देखिए सेक्शन 54 में मान लीजिए एक इमेजिनरी क्वेश्चन रेज करते हैं कि मान लो एक कोई भी है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? 50 लाख की। राइट, अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो है वो नील है। ठीक है, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 50 लाख। और मान लेते हैं कि ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 30 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 20 लाख। और अगर आपने मान लीजिए कि नए घर में आपने कैपिटल गेन कितना हो गया? 20। आपने एक, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 25 लाख रुपीज की। कैपिटल गेन कितना है आपका? 20 लाख रुपीज। तो एग्जम्पशन कितने की मिलेगी सर? विच एवर इज लेस। तो लेसर इनमें से दोनों फिगर में कौन सी है? 20 लाख है, तो एग्जम्पशन भी 20 लाख और ये नील है। ये कहां पढ़ते आए जी? हम 54 में। लेकिन अब 54F में ऐसा नहीं है। 54 में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कोई भी एसेट आपने बेची 50 लाख, यहां तो घर बेचा जाएगा, घर खरीदा जाएगा। यहां आपने कोई भी एसेट बेच दी 50 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हैं? नील है। तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया जी? 50 लाख का। अच्छा, उसके बाद है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही ले लिया मैंने 30 लाख रुपीज का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 20 लाख रुपीज का। अब यहां पे जो एग्जम्पशन होगी वो सीधी नहीं होगी, यहां प्रोपोर्शनेट पे होगी। प्रोपोर्शनेट किसके बीच की जो रेशो लगेगी? जो प्रोपोर्शनेट लगेगी वो लगेगी ये जो आपका नेट सेल कंसिडरेशन है और अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया है, ये इसके बीच की रेशियो को डिटरमाइन करेगा। अब जैसे कैपिटल गेन कितना है जी आपका? 20 लाख, ये देखो, इनटू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितने की किया हमने? 25 लाख रुपीस की, डिवाइडेड बाई ये था हमारा 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। ये देखो 25 है। जब यहां 25 की थी तो आपको इन्वेस्टमेंट एग्जम्पशन कितने की मिल गई? 20 की मिल गई ना, यह रेशियो से मिलेगी। और नेट सेल कंसिडरेशन लेंगे हम, तो यहां पे नेट सेल कंसिडरेशन कितना है? 50। ये देखो 50 और 20, तो ये 20 यहां आ गया और 50 यहां पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 25 जो कैपिटल गेन होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको सिर्फ एग्जम्पशन कितने की मिल रही है? 10 लाख रुपीस की। देखो कितने की मिली? 10 लाख रुपीस की। अब हमारे पास
जो टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया वो कितना हो गया 10 लाख। तो बताओ जी अब यहां पे क्या हो गया रेशियो। तो फार्मूला मेरा क्या आ गया कैपिटल गेन, ये देखो कैपिटल गेन कितना आ गया मेरा 20 लाख मल्टीप्लाइड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी थी 25 लाख डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट। तो नेट कंसिडरेशन कितना है मेरा 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस, राइट। अब बस इसी रेशियो के ऊपर हमारी जो एग्जम्पशन अप्लाई होगी। तो देखो अगर हमें कोई ये बोले कि आप बताओ कि अगर मैंने 20 के 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन बचाना है तो कितना इन्वेस्ट करूं, तो मैं तो ये बोलूंगा कैलकुलेट। तो मैं तो ये बोलूंगा कि देखो 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 25। लो जी अब बच गया, अब आपका 25, तो इसका मतलब है कि 20 लाख का आपका कैपिटल गेन जो है वो बच जाएगा। तो जो अब यहां पे डिफरेंस क्या आया, पहले हम यहां देखते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन 54F में क्या देखेंगे नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए ये प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन बोलते हैं। What is the lock-in period? When the new asset is transferred within 3 years of its purchase or consideration. तो और अच्छा नेट कंसिडरेशन किसके बराबर होता है सर, हमने अभी भी देखा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। इसमें से माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज नोन एज नेट कंसिडरेशन। तो 54 के साथ आपको क्लियर हो गया कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ओके लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 3 साल के अंदर अब आपने क्या किया था जी कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा तो डिपॉजिट कर रखा था, बिल्कुल कर रखा था, लेकिन आपने उसमें से कुछ यूटिलाइज किया और कुछ यूटिलाइज नहीं किया। फिर क्या करते हैं जो लॉक इन पीरियड की बात है, तो आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा सी बात कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years अमाउंट अनयूटिलाइज्ड। अब यहां पे क्या था, मान लेते हैं कि अदर सेक्शन में अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो टैक्सेबल है वो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए है तो क्या होता है, तो जो न्यू एसेट सोल्ड होती है अदर सेक्शन के अंदर, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो उसमें ये से माइनस कर दिया जाता है और आपके पास दोबारा से कैपिटल गेन आ जाता है। लेकिन अब यहां 54F में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि यहां पे हमने कैपिटल गेन भी क्या किया प्रोपोर्शनेट पे हुआ। जब प्रोपोर्शनेट पे हुआ तो टैक्सेबल भी प्रोपोर्शनेट बेस पे होता है। तो सेक्शन 54 क्या बोलता है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट टैक्सेबल। अभी हमने आप डिस्कस किया आपको कि कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। तो अभी आपने देखा कि 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन था, नेट सेल कंसिडरेशन कितना था 50 लाख, और मान लेते हैं कि जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट था वो 30 लाख था। ठीक है, जमा तो करा दिया आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में सारा का सारा पैसा, लेकिन आपका पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा वो ये होगा। और 12 लाख रुपए जो है, जो आपको पहले इसके ऊपर क्या मिली थी जी, आपकी एग्जम्पशन मिलेगी, एग्जम्पशन 12 लाख रुपए। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि 20 लाख रुपए पहले था, 12 लाख रुपए का क्या हो गया जी, एग्जम्प्ट हो गया और टैक्सेबल हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि 30 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मिल गई 12 लाख रुपए। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग से ही पहले क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि ये 20 लाख 50 लाख और 30 लाख उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, जब इन्वेस्ट कर दिया तो 20 लाख रुपए की आपको क्या मिल गई एग्जम्पशन। मान लेते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था 20 लाख, एग्जम्पशन कितने की मिल गई 12 लाख। अब आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना हो गया 8 लाख। अब मान लीजिए कि 30 लाख रुपए आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कराए थे, लेकिन उसमें से 20 आपने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन 10 लाख रुपए जो है अनयूटिलाइज्ड है। जब अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ही टैक्सेबल होगा। तो जब प्रोपोर्शनेट अमाउंट में टैक्सेबल होगा तो कैसे होगा, अब आप लेंगे कैपिटल गेन कितना था जी 20 लाख, और नेट सेल कंसिडरेशन कितना था जी 50, और अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कितना हो गया जी 10 लाख। 10 लाख हो गया तो कितना हो गया जी 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अब पहले क्या हुआ, आपने क्या किया था 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिली थी। ठीक है, अच्छा, उसमें से अब क्या हुआ 4 लाख की एग्जम्पशन आपकी विड्रॉ हो गई, 8 लाख की आपकी एज इट इज चलती रहेगी।
अब इसको कैसे करेंगे हम, चलिए बताते हैं। अब हम क्या करते थे, जो नई एसेट है उसको आपने बेचा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस्ट क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। और हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, ये तो हमारा नया आ गया। लेकिन ओल्ड एसेट के ऊपर आपको जो एग्जम्पशन है, वो जिसको विड्रॉ करना है, वो कैसे करेंगे। देखिए, अब एग्जम्पशन गिवन इन इज विड्रॉन। जैसे अब पहले कितनी थी, 20 लाख, आपको कितनी मिली थी पहले, देखिए 12 लाख रुपए की, और टैक्सेबल कितना हो गया था, 8 लाख रुपए। ओके, अब देखिए, अब आपने क्या किया, अनयूटिलाइज्ड, अगर तो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम और फुल वैल्यू कुछ भी अमाउंट जो है वो अनयूटिलाइज नहीं रहा, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अब आपने क्या किया, अनयूटिलाइज्ड 20 लाख डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, 4 लाख रुपीज। अभी हमने आप देखो 4 लाख बताया आपको, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर तो नई एसेट है, अमाउंट जो है आपने फुली यूटिलाइज कर लिया, तो फुल यूटिलाइज कर दिया तो एग्जम्पशन कितने की मिल गई, 12 लाख की। लेकिन अब आपने पार्शियली अनयूटिलाइज रह गया, तो जब पार्शियली अनयूटिलाइज रह गया तो सिर्फ आपका कैपिटल गेन कितना रह गया, 8 लाख रुपए, ठीक है। क्योंकि 4 लाख रुपए क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। क्यों कर लिया गया, क्योंकि उस अमाउंट को उसने अनयूटिलाइज कर लिया। तो 8 लाख प्लस 4 लाख बराबर है 12 लाख रुपए। तो इस तरह से मेरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपने जब कैपिटल गेन एग्जामिनेशन को विड्रॉ करना है और उसकी कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, तो पुराने की तरह नहीं करना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया, नहीं। क्योंकि प्रोपोर्शनेटली आपने एग्जामिनेशन दी है, तो प्रोपोर्शनेटली ही वो विड्रॉ होगा। और जब विड्रॉ होगा तो उसका जो फार्मूला है वो ये बता दिया मैंने, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। और जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन बन जाएगा। तो चलिए जी, अब हम ऐसा करते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और बिल्ड करते हैं, और 54 और 54 के दोनों को इकट्ठा जो है वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि 54 तो मकान बेच करके मकान है, और जो 54F है वो कोई भी एसेट बेच करके मकान खरीद लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में होता है। कार्तिक ओन्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, क्या क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली परचेज्ड ऑन March 1st 1996 फॉर ₹4 लाख, ठीक है जी। फेयर मार्केट एज ऑन 1st April 2001 वाज ₹5 लाख। 96 है तो फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। द प्रॉपर्टी इज सोल्ड ऑन May 15, 2020 फॉर ₹40 लाख। ओके, एक एसेट आ गई मेरी। अच्छा, वो है रेजिडेंशियल हाउस। दूसरी कैपिटल एसेट क्या है जी, इक्विटी शेयर्स, फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी शेयर्स इन बिग लिमिटेड विच वर एक्वायर्ड ऑन July 1st, 2010 for ₹2 lakhs are sold on June 1st, 2020 for ₹30 lakhs। तो इसका मतलब दूसरी एसेट मेरे पास आ गई इक्विटी शेयर्स। फिर कहता है कार्तिक परचेजेस ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर, नया घर खरीद लिया उसने, ऑन January 1st, 2021 फॉर ₹30 lakhs। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ओके, तो हमने जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ को बढ़े तो हमने उसकी जब इसको समझा तो हमने ये पॉइंट निकाला कि एज रेजिडेंशियल हाउस इज परचेज बाय कार्तिक विद इन 2 years फ्रॉम May 15, 2020। नया घर जो उसने खरीदा वो 2 साल के अंदर ही खरीद लिया, 2021। और ये देखो, ये सेल कब किया इसने, 15 मई 2020। तो विद इन 2 years है, फ्रॉम May 15, 2020। और आपको पता है कि अगर परचेज करना हो तो 1 year बिफोर, 2 years आफ्टर। इसका मतलब एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द हाउस, ठीक है। मकान बेच करके मकान खरीदना, 54। Also because Karthik does not own any residential house property on the date of the sale of the shares। बिल्कुल, यहां थी नहीं, अगर होती भी तो भी मिल जाती। अभी पढ़ा हमने 0, 1, 1, 1 और 2, 1 वाला फार्मूला पढ़ा ना अभी हमने। ओके, तो अब क्या हुआ कि डेट ऑफ सेल ऑफ शेयर, एंड सिंस ही हैज परचेज अनदर हाउस विद इन 2 years ऑफ June 1st, 2020। और उसके बाद उसने क्या किया, शेयर्स बेचे, और शेयर्स बेचने के बाद उसने 2 साल के अंदर जो है हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद ली।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जम्पशन 54F क्यों हुआ, क्योंकि अब यहां पे शेयर के बदले मकान है। तो आपको पता है एनी एसेट बेच करके मकान खरीदें तो 54F लगता है, मकान बेच करके मकान खरीदें तो 54 लगता है। इसलिए मैंने कहा आपका कंफ्यूजन खत्म करें, 54 को एफ को कैलकुलेशन करते हैं। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, तो हमने दो एसेट ले ली, एक हमारा हाउस हो गया और एक हमारा शेयर्स हो गया। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके सामने है, क्योंकि जो घर बेचा है उसने वो बेचा है 40 लाख, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 40 लाख है। इक्विटी शेयर कितने के बेचे उसने, 30 लाख है, तो 30 लाख रुपए मैंने ये लिख दिया, राइट। अच्छा, अब आ जाओ जी कि अब इसमें यहां पे मेरे पास एक्सपेंसेस कोई नहीं है, तो यही मेरा नेट कंसिडरेशन बन जाएगा, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अच्छा, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कंबाइन कर दिया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, तो इसके लिए मैंने 96 में 4 लाख दिए, फेयर मार्केट वैल्यू मेरे के 5 लाख है, तो दोनों में से जो हायर है वो लूंगा, तो ले लिया जी मैंने 5 लाख रुपए। और CI ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, और वो है 20221 का, और वो है 301, और CI ऑफ 2001-2002 वो होगा 100, इसलिए ये मेरे पास बन गया 50,05,000 रुपीज, राइट। अच्छा, अब मैं अगर देखूं तो पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 24,95,000, 24,95,000 का मेरा कैपिटल गेन हो गया। अब एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 बीइंग लोअर ऑफ, क्योंकि 30 लाख का उसने नया घर खरीदा है, ये देखो 30 लाख रुपए का नया घर खरीदा, तो 24,95,000 और 30 लाख जो विच एवर इज लेस होती है, तो अब 24,95,000 रुपए की एग्जम्पशन मिल गई, तो यहां पे मेरा जो चार्जेबल हुआ, ये चार्जेबल हुआ वो नील हो गया। ओके, आ जाइए शेयर्स की तरफ को, शेयर्स मैंने खरीदे हैं 2 लाख के, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है मेरी, 2 लाख रुपए की। CI ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड दैट इज 301, और यहां पे जो शेयर कब खरीदे गए हैं, 2010-2011 जुलाई 1 को खरीदे हैं, तो कौन सा CI लगेगा, अप्रैल मानेंगे, तो अप्रैल किसका लगा, 10/11 का, 10/11 का जो CI है वो है 167, तो CI ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड, तो शेयर्स कब लिए 167, इनको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 3,60,480 रुपीज। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना आ गया, 26,39,520। अब क्या मुझे एग्जम्पशन मिल सकती है, देखते हैं, क्योंकि आपने घर कितने का खरीदा है, 30 लाख का, और अभी तक आपको एग्जम्पशन 54 में कितने की मिल चुकी है, 24,95,000 रुपए की। इसका मतलब है कि अभी तक भी 30 लाख रुपए में से 24,95,000 की एग्जम्पशन मिल चुकी है, तो जो बाकी बच गया आपके पास 5,05,000 रुपए, उसकी अभी तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो हमारी 54F क्या बोलती है, सेल ऑफ एनी एसेट, ठीक है जी, और परचेज ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस। तो इसने बेचा क्या, शेयर, एनी एसेट में खरीदा क्या, हाउस, बेचा शेयर, खरीदा हाउस, क्या मिल जाएगी, 54F में मिल जाएगी। तो चलिए जी, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 है, आउट ऑफ 30 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,95,000 आर एग्जॉस्टेड कर रखा है। अच्छा, तो बैलेंस अवेलेबल कितना हो गया, 5,05,000। तो एग्जम्पशन कितने की मिलती है सर, अभी हमने रेशियो कैलकुलेट करी, क्या की, कैपिटल गेन इनटू कितना, नेट सेल कंसिडरेशन। तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कोई नहीं है, तो यही 30 लाख होगा, 30 लाख। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना, 5 लाख, कितना ये जितना बैलेंस अवेलेबल था 5,05,000 रुपीज। तो ये करके कैलकुलेट करके मेरे पास आता है 4,44,320 रुपीज। तो ये रेशोस, तो ये एग्जम्पशन किसके मिली, 54F, ये किसमें मिली, 54। तो अब मेरे पास जो चार्जेबल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल होगा वो 21,95,200 रुपए जो है वो टैक्सेबल होगा। तो ये था मेरा 54 और 54F। घर बेच करके घर खरीदूंगा 54, कोई एसेट बेच करके घर खरीदूंगा तो मेरा किस में मिलेगा, 54F में मिलेगा। तो और F में भी किस में मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। क्लियर है जी यहां तक? ओके, अगर आपको ये बात क्लियर है तो आज ये इसकी भी समरी बना देते हैं।
जहां पे हम टेबल बनाते हैं तो वहां से हमारा कंपेरिजन भी इजीली हो जाता है। तो लो जी 54F। एसएससी कौन है सर? इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइड फैमिली, अभी हमने डिस्कस किया। नेचर ऑफ कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एसेट ट्रांसफर क्या होगी? एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। अब आपको क्लियर हो गया रेजिडेंशियल हाउस क्यों है। और साथ में क्या है? नॉट ओन्ड मोर देन वन हाउस, जिसका फार्मूला क्या बताया मैंने? 0 1 1 1 1 2। ये लो, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट किस में होगी? वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। और टाइम लिमिट कितनी है सर? परचेज है तो 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर है। कंस्ट्रक्शन है तो 3 ईयर आफ्टर है। अब तो मास्टर बन गए। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम बिल्कुल सर एप्लीकेबल है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, 54 की तरह रिजेंबल करता है। अमाउंट ऑफ एग्जामिशन कितनी होगी? कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन ऑफ ओरिजिनल एसेट। ठीक है। और लॉक इन पीरियड कितना होगा? 3 साल। ये जो आप नया घर खरीदोगे वो 3 साल तक जो है आप उसको ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर करोगे तो फिर प्रोपोर्शनेटली जैसे मैंने बताया वो क्या बन जाएगा? कैपिटल गेन बन जाएगा। और अगर आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कराया और उसमें अमाउंट अनयूटिलाइज रहता है तो वो भी अब आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल गेन बन जाएगा। क्लियर है जी बात? तो ये था हमारा सेक्शन 54F। तो अभी तक हमने जो एग्जम्पशंस डिस्कस करी वो कर ली हमने सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE और 54F। और अब हमारे पास थोड़ी सी एग्जम्पशन रहेगी जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उनको भी वाइंड अप करेंगे।